हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भारत के 30% क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का क्षरण क्यों हो रहा है। इसके लिए यूनेस्को ने एक चेतावनी भी जारी की है। इसमें उसने कहा है कि 2050 तक घट जाएगी 90% भूमि की उपजाऊ शक्ति। उपजाऊ शक्ति यानी जो फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर हम अनाज उगाते हैं, जहाँ खेती की जाती है, तो उस भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसके बारे में यूनेस्को ने एक चेतावनी जारी की है। आखिर ऐसा क्यों कहा है? तो जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, भारत के 30% क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का क्षरण मिट्टी की बिगड़ती सेहत पैदा कर सकती है खाद्य संकट। यानी कि अगर जो हमारी भूमि या हमारी जो ज़मीन मिट्टी जो फर्टाइल नहीं रह जाएगी, उसकी क्षमता घट जाएगी, तो हम कब किसी भी तरह की कोई भी फसल उगा नहीं सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, अंधाधुंध खेती, रासायनिक खाद का इस्तेमाल और औद्योगिकीकरण से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। यानी कि अंधाधुंध खेती में जो आप खेती करते हैं, उसमें रासायनिक खाद यानी जो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से औद्योगिकीकरण यानी जो औद्योगिकीकरण होता है, उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उससे भी मिट्टी यानी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है उसकी सेहत। भारत सहित पूरी दुनिया में मिट्टी की उत्पादक शक्ति में पिछले कुछ दशकों में कमी आई है। तो ये सारी चीज़ें यूनेस्को ने बोला है कि जो भारत है, भारत के अलावा जो भारत सहित पूरी दुनिया में मिट्टी की उत्पादक शक्ति में पिछले कुछ दशकों में कमी आई है। यूनेस्को ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 2050 तक पृथ्वी की 90% उपजाऊ भूमि का क्षरण हो सकता है और इससे बहुत ही बड़ा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। तो इससे क्या क्या आप नुकसान हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले खाद्यान्न सुरक्षा के लिए मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आखिर मिट्टी या जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्यों कम हो रही है, उसकी उपजाऊ अगर जो वो उपजाऊ नहीं रहेगी तो बहुत सारे नुकसान है। उसमें हम खेती नहीं कर सकते, उसमें फसल नहीं उगा सकते। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम केमिकली जो फर्टिलाइज़र है उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। जब भी खेती करते हैं या फसल उगाते हैं, उसको अच्छे से उस फसल को अच्छा ग्रो करने के लिए बहुत सारे किसान हैं या बहुत ज़्यादा फार्मर है, वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि फर्टिलिटी कम हो रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है सॉइल की। तो इससे क्या होगा कि खाद्य सुरक्षा के लिए जो मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो लेकिन अंधाधुंध खेती, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल और औद्योगिकीकरण से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। ये सारे रीज़न हैं जिससे मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। यानी सिर्फ आप ये नहीं देखेंगे कि कोई एक कारण है, बहुत सारे रीज़न हैं जिससे मिट्टी की सेहत और उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो घट रही है। तो भारत सहित पूरी दुनिया में मिट्टी की उत्पादक शक्ति में पिछले कुछ दशकों में कमी आई है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 2050 तक पृथ्वी की 90% उपजाऊ भूमि का क्षरण हो सकता है। गौरतलब है कि मरुस्थलीकरण के विश्व एटलस के अनुसार, आप यहाँ पर देखेंगे, मरुस्थलीकरण के विश्व एटलस के अनुसार 75% उपजाऊ मिट्टी का क्षरण पहले ही हो चुका है, जिसका सीधा असर 3.2 अरब लोगों पर पड़ रहा है। आप ये एक मरुस्थलीकरण के विश्व एटलस के अनुसार आप देखेंगे तो ये 75% उपजाऊ मिट्टी का क्षरण पहले ही हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट भी 3.2 अरब लोगों पर दिखना स्टार्ट हो गया। उस इतने सारे इम्पैक्ट हुए हैं। और हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भारत में मिट्टी के अम्लीय होने से अगले 30 सालों में मिट्टी की ऊपरी 0.3 पर मीटर सतह से 3.3 बिलियन टन अकार्बनिक कार्बन का नुकसान हो सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर जो मिट्टी को या उसकी सॉइल का ध्यान नहीं रखा गया, हम ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स और भी जो रीज़न है उसका यूज़ करना कम नहीं करेंगे, तो मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा क्षरण हो सकता है। तो आप ये न्यूट्रिशनल देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कि ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं मिट्टी में। मिट्टी में फर्टिलाइज़र के रूप में इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। लेकिन इनमें से किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अगर जो यूज़ होगा तो उससे भी मिट्टी की फर्टी उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो सकती है।
अब भारत के 30% भूभाग में हो रहा है उपजाऊ मिट्टी का क्षरण। हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, आप अगर जो पॉइंट देखेंगे तो भारत के 30% भूभाग में हो रहा है उपजाऊ मिट्टी का क्षरण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के 30% भूभाग में उपजाऊ मिट्टी का क्षरण हो रहा है और 3% क्षेत्र में विनाशकारी रूप से उपजाऊ मिट्टी की क्षति हो रही है। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा एक अध्ययन किया गया, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत के 30% भूभाग में उपजाऊ मिट्टी का क्षरण हो रहा है और 3% क्षेत्र में विनाशकारी रूप से उपजाऊ मिट्टी की क्षति हो रही है। यानी कि 30% जो भूभाग है उसमें उपजाऊ मिट्टी का क्षरण स्टार्ट हो चुका है और 3% क्षेत्र में विनाशकारी रूप से उपजाऊ मिट्टी की क्षति हो रही है। इसका मतलब है कि भारत प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 20 टन से अधिक उपजाऊ मिट्टी खो देता है। तो ये सारे डाटा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा एक अध्ययन के अनुसार बताया गया है। अब तक 1500 वर्ग किलोमीटर से अधिक उपजाऊ भूमि का नुकसान हो चुका है। असम और उड़ीसा में ब्रह्मपुत्र घाटी में मिट्टी का क्षरण सबसे तेजी से हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवालिक और हिमालय से आसपास के क्षेत्र भी गंभीर रूप से उपजाऊ मिट्टी के नुकसान से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये पूरा एक अध्ययन किया गया था, जिसके अनुसार ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको दी गई है। कंक्लूज़न निकाला गया है कि क्या क्या नुकसान हो रहा है अभी तक। अब हम देखेंगे कि मिट्टी जो है वो अम्लीय यानी एसिडिक होती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के चलते भी बड़े पैमाने पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षरण हो रहा है। हमारी मिट्टी की ऊपरी इंच मिट्टी बनने में कई सौ साल लगे हैं। अब बहुत सारे रीज़न में एक और रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षरण हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। इसके भी रीज़न भी बहुत सारे हैं, तो वो हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका क्षरण होने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर गंभीर असर पड़ा है। हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन भी लगातार घट रहा है। भारत सरकार लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पर काम कर रही है, ताकि जितनी भूमि का क्षरण हो हम उतनी भूमि को दोबारा उपजाऊ बना सकें। अब अगर जो हम देखें, फर्स्ट टॉपिक क्या था, क्लाइमेट चेंज के कारण भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षरण हो रहा है, ठीक है, और उससे बहुत ही ज़्यादा गंभीर असर भी पड़ रहा है उसकी उपजाऊ शक्ति पर। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन भी लगातार घट रहा है, जिसके कारण भारत सरकार लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पर काम कर रही है, ताकि जितनी भूमि का क्षरण हो हम उतनी भूमि को दोबारा उपजाऊ बना सकें। यानी जितनी भूमि का क्षरण होगा उतनी भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ICAR की संस्था राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अनुमान के मुताबिक 147 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि का क्षरण अब तक हो चुका है। ये पूरा आप डाटा देख सकते हैं। तो ये ICAR की संस्था है, जो संस्था राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अनुमान के मुताबिक 147 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि यानी फर्टाइल जो लैंड है उसका क्षरण अब तक हो चुका है। ये टोटल आपको इतना देखने को मिल रहा है। इसमें से 83 मिलियन हेक्टेयर भूमि जल क्षरण के कारण यानी जल के कारण, 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि रासायनिक क्षरण के कारण केमिकल के कारण, 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि वायु क्षरण के कारण यानी आपको एयर हवा जो वायु है उसके कारण भी देखने को मिलेगा। 1.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि भौतिक क्षरण यानी फिजिकल के कारण भी, और 7 मिलियन हेक्टेयर भूमि लवणता या क्षारीयता के कारण यानी एसिडिक और बेस के कारण भी क्षरित हुई हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत सरकार ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को वो फिर से उपजाऊ बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि मिट्टी के जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उसकी उपजाऊ शक्ति है, सब घट रहे हैं। तो वो क्या क्या रीज़न है, इनमें क्यों पोषक तत्वों की कमी हो रही है मिट्टी में। आप यहाँ पर एक पिक्चर्स देख सकते हैं। अगर जो हमारी मिट्टी इस तरह से होने लगेगी, उसमें पोषक तत्व नहीं रहेंगे, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होने लगेगी, तो आप ये पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं इस तरह से।
तेज़ हवाएं मिट्टी के कणों को उड़ाकर ले जाती हैं, खास तौर पर सूखे इलाकों में या खाली पड़े खेतों से। ठीक है, भारी बारिश या पानी का तेज बहाव मिट्टी के कणों को अलग करके ले जा सकता है। जंगलों को काटने से वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, वहीं मिट्टी ढीली हो जाती है। ऐसे में पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है। खेतों की ज़्यादा जुताई, लगातार फसलों का उत्पादन और खाली पड़े खेत मिट्टी का कटाव बढ़ाते हैं। किसी खेत में अगर बड़ी संख्या में जानवर चरते हैं तो वहाँ भी मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है। नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज ब्यूरो के अनुसार भारत में लगभग 30% उपजाऊ मिट्टी का क्षरित हो चुकी है। इसमें से लगभग 29% समुद्र में खो जाती है, 61% एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है और 10% जलाशयों में जमा हो जाती है। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो बहुत तेज़ जब हवा चलती है तो आपको धूल मिट्टी उड़ते हुए भी दिखाई देती है। तो यही कारण होता है, जब तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी के कण भी उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि इतना सूखापन रहता है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सभी जगह बहुत ही ड्राइनेस, आपको गर्मी भयंकर लेवल पर बढ़ जाती है, जिससे हम जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है और तेज़ हवाओं के कारण वो उड़कर सूखे इलाकों में या खाली पड़ी खेतों से चली जाती है। जहाँ सूखा है या खाली खेत है, वहाँ कोई पौधा नहीं है, पेड़ नहीं लगे हैं, वनों की कटाई हो गई है, तो इस कारण भी मिट्टी उड़ जाती है तेज़ हवाओं के कारण। जब भारी बारिश होती है या पानी का तेज़ बहाव होता है तब भी मिट्टी के कणों को अलग करके ले जाया जा सकता है। तो ये सब कारण है जो मिट्टी से पोषक तत्वों की कमी भी हो रही है। मिट्टी का क्षरण इन्हीं सब रीजंस के कारण होता है और इसी के कारण मिट्टी से जो पोषक तत्व हैं वो भी अलग हो रहे हैं। अब जब जंगलों की कटाई होती है तो भी मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा क्षरण होता है, वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है और इससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वनों की कटाई या पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। अगर जो काटते भी हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उससे डबल से डबल पौधे हमें लगाना चाहिए। अब खेतों की जो जुताई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर होती है, लगातार फसलों का उत्पादन होता है और खाली पड़े खेत मिट्टी का कटाव बढ़ाते हैं। ठीक है, किसी खेत में अगर बड़ी संख्या में जानवर चरते हैं, बहुत सारे जानवर हैं किसी भी जगह पे, वो अगर जो घास खा रहे हैं तो उससे भी मिट्टी के पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सारे रीज़न है कि मिट्टी से पोषक तत्व क्यों कम हो रहे हैं और ये सब रीज़न है मिट्टी के क्षरण होने का भी। मिट्टी के सेहत सुधारने को हो रहे कई प्रयास। अब मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चला रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूरिया की नीम कोटिंग की जा रही है। इसके चलते यूरिया धीमी गति से पानी में घुलता है, ऐसे में पौधों के लिए लंबे समय तक नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है। केंद्र सरकार पोषक तत्वों फास्फोरस और पोटेशियम पर सब्सिडी देती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए उर्वरकों का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से लैस ड्रोन बड़े खेतों में पोषक तत्व स्तर, कार्बनिक पदार्थ सामग्री और नमी के स्तर जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य मापदंडों को मैप कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चला रही है। इसमें क्या होता है कि मिट्टियों का, जो किसान होते हैं उनके खेतों से मिट्टियों का परीक्षण किया जाता है कि आखिर जो मिट्टी है उसकी सेहत कैसी है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके साथ ही किसानों को समझाया जाएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी सेहतमंद रहे। और उसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। यानी जो परंपरागत कृषि का जो पैटर्न था उस पर भी फोकस किया जा रहा है। आपको पता हो आजकल ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खेती करने के लिए, जिससे जो हमारे खेतों में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं या छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अंदर तक जो ट्रैक्टर होते हैं वो खेती जब जुताई होती है तो वो ये सब करते हैं तो वो कीड़े मर जाते हैं। और अगर जो परंपरागत कृषि देखा जाए तो वो बहुत ही स्लो वे में होती थी, लेकिन उससे खेतों की उर्वरा शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती थी। यूरिया की नीम कोटिंग की जा रही है। जो यूरिया यूज़ किया जाता है उसमें नीम की कोटिंग की जा रही है, जिससे कि वो पानी में बहुत ही धीरे से घुले और एक लंबे समय तक नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है इससे। ठीक है, तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए, और सॉइल में भी रहना चाहिए। तो ये आपको डायरेक्टली आप नहीं दे सकते, ये इसको नाइट्रेट या नाइट्रोक्साइड के फॉर्म में दिया जाता है।
तो नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है जिससे कि सॉइल की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसका क्षरण ना हो। तो फास्फोरस, पोटेशियम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारी योजनाएँ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉइल को बचाया जा रहा है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके ऊपर यूनेस्को ने अपनी चिंता ज़ाहिर की है, चेतावनी भी दी है कि मिट्टी की जो सेहत बिगड़ रही है उससे खाद्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है। भाई साथ खाद्य संकट कैसे उत्पन्न होगा? अगर जो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, तो ज़ाहिर सी बात है खाद्य संकट तो होगा ही। तो इसीलिए हमें अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना के रखना है और उसकी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखना है। बहुत सारे किसान आजकल पराली जला देते हैं अपने खेतों में, इसके कारण भी मिट्टी का क्षरण बहुत ही हाई लेवल पर हो रहा है। तो वो ये ना करें, अपने खेतों में पराली ना जलाएं, इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और उसके साथ साथ आपकी खेतों की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। तो आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी तरह हम और भी नए नए लेक्चर्स और टॉपिक्स देखेंगे अपने चैनल में।